हेलो, वेलकम टू एवरीवन। ये हमारी टेक्सटाइल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने तंतु के प्रकार और उनका वर्गीकरण किया है और शॉर्ट में उनको देखा है। देखिए, अब आज की वीडियो में हम देखेंगे वस्त्र उपयोगी तंतुओं के आवश्यक गुण। चैनल पर फूड साइंस की भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये वीडियो आपकी यूजीसी नेट, जेआरएफ, DSSB, AWPS और आपकी टीजीटी, पीजीटी आदि सभी जिनमें भी आपका होम साइंस आता है, उन सभी वैकेंसीज़ के लिए आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ये आपको देखने के बाद में पता चलेगा। आप लोग सोचेंगे कि ये तो वस्तुओं के आवश्यक गुण हैं, हम सभी को पता होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी इनको रिकॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी जैसे मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि क्या लिनन के तंतुओं में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कि पता होगा प्रत्यास्था क्या है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कि नहीं पता होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज आपको पढ़ के पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वस्त्र उपयोगी तंतुओं के आवश्यक गुण। तो सबसे पहले, वस्त्र का निर्माण तंतु या रेशे के द्वारा होता है, अतः वस्त्र के गुण भी तंतुओं के गुणों पर निर्भर करते हैं। फिर इसके बाद में वस्त्र उपयोगी तंतुओं के कुछ आवश्यक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है आपका पर्याप्त दृढ़ता, यानी कि वस्त्रों में टिकाऊपन तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि इसी गुण के कारण होती है। अतः कहा जा सकता है कि दृढ़ता वस्त्रों का एक आवश्यक गुण है, यानी कि वस्त्रोपयोगी तंतु हैं जो वो पर्याप्त दृढ़ता उनमें होनी चाहिए। सेकंड है आपका पर्याप्त लंबाई। तो देखिए, वस्त्र निर्माण के लिए वही तंतु उत्तम माने जाते हैं जो पर्याप्त लंबाई के होते हैं। तंतु की लंबाई 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करके नोट कीजिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि वस्त्र निर्माण के लिए तंतु की लंबाई कितने इंच से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच करके दे देंगे, तो हम कई बार कन्फ्यूज़न में अगर पता नहीं होता तो इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो इसमें आपकी 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक तंतु की लंबाई 2 से 4 इंच होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक तंतु की लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 इंच। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था जो इसमें तंतुओं की लंबाई यहाँ पर दी हुई है पर्याप्त लंबाई। तो आप मुझे बताइए कि जो लंबे तंतु होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन भी मैं आपको दे देती हूँ, स्टेपल फाइबर या फिर फिलामेंट फाइबर। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो लंबाई वाले तंतु होते हैं उनको क्या बोला जाता है। पर्याप्त लंबाई वाले तंतुओं को स्टेपल फाइबर या फिर आपके फिलामेंट फाइबर। इसके बाद में है आपका तंतुओं में घुमाव। तो देखिए, तंतु यानी कि तंतुओं में जितने अधिक घुमाव होते हैं वह उतना ही अधिक मजबूत होता है, यानी कि तंतु में आपके पर्याप्त घुमाव भी होना जरूरी है। इसके बाद में चौथा है आपका प्रत्यास्थता। देखिए, मैं चाहे इनको इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी रहेगी। कई बार हिंदी में हम उस वर्ड से नहीं समझ पाते, तो इंग्लिश में पढ़ने से समझ आ जाता है। तो प्रत्यास्थता को इंग्लिश में बोलते हैं आपकी इलास्टिसिटी, यानी कि आपकी जो इलास्टिक वाला गुण होता है वह। तो जो आपकी विमल शर्मा है उनकी डेफिनेशन है ये आपकी। विमल शर्मा के अनुसार प्रदार्थ के उस गुण को जिसके कारण वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाती है तथा बल हटाने पर वस्तु अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी कपड़े को खींचते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी इलास्टिक होती है, आपने देखा भी होगा किसी कपड़े को हम खींचते हैं और जब हम उस पर बल लगाते हैं, उसको खींच रहे होते हैं, तो वो उतना ही लंबा हो जाता है, लेकिन फिर जैसे उसको छोड़ते हैं तो वो अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। तो वही आपका प्रत्यास्थता। इसके बाद में है आपका प्रतिस्कंदता। तो इसके बाद में देखिए जी, यह गुण ऐसा है वस्त्र का जो कि वस्त्र के आकार को बनाए रखने में सहायक होता है। देखिए, वस्त्रों को तह करने पर, खींचने पर, मोड़ने पर वस्त्र अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। उसी गुण को प्रतिस्कंदता कहा जाता है। यानी कि हम जब कपड़ों की तह बना करके रखते हैं, उनको मोड़ते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वह बस ऐसे ही रह जाता है कि अगर मोड़ रहे हैं तो बस इसी तरीके से रहेगा, नहीं ना, तो वह अपनी पहली अवस्था में ही आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रतिस्कंदता। यानी कि प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता में काफ़ी अंतर है।
इसके बाद में जो आपकी प्रतिस्कंदता है, इसमें आपके आते हैं होजरी के बने वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्रों में यह गुण अधिक होता है। इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि पूछा गया है कि क्या रेशमी वस्त्रों में आपका प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में छठा है आपका सटने की क्षमता। तो देखिए, तंतुओं की रचना में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जिससे वह आपस में एक दूसरे के ऊपर ही आसपास सट जाते हैं। ये तो देखिए सोचने वाली बात है कि अगर तंतुओं में सटने वाले गुण नहीं पाए जाएंगे तो क्या आपका वस्त्र तैयार हो पाएगा, धागा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ना ही आपका वस्त्र तैयार हो पाएगा। तो देखिए फिर इसके बाद में क्या है कि आपस में सटने के कारण ही ये एक वस्त्र निर्माण में सहायक होते हैं। और कपास में पाए जाने वाले परिवलन इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको बोल रही हूँ वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। कपास में पाए जाने वाले परिवलन, ऊन के तंतुओं में पाए जाने वाले शल्क और लिनन के तंतुओं की सतह रूखी व गांठ वाली होती है। पूछ सकते हैं कि लिनन के तंतु की सतह कैसी होती है और उनके तंतुओं में क्या पाया जाता है, शल्क पाया जाता है या परिवलन? तो आपको पता होना चाहिए कि ऊन में शल्क पाया जाता है और कपास में आपका परिवलन पाया जाता है। अच्छा, जो आपके ऊन के तंतु हैं, मैंने जो आपकी फर्स्ट वीडियो है, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है मैंने कि ऊन के तंतु आपके कैसे तंतु हैं। तो ऊन के तंतु को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऊन के तंतुओं को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कि आप आंसर देने से आपको रिकॉल हो जाता है, या फिर आप आंसर ढूंढ के वीडियो को दोबारा देख के पॉज करके आंसर नोट करेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे से याद रहेगा कि हाँ, उनके तंतुओं को सेकंड किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है सातवां आपका तनाव सामर्थ्य, यानी कि खींचने पर तंतु बिना टूटे कितना खींच सकता है, इसी पर उसकी तनाव सामर्थ्य निर्भर करती है। तो तनाव सामर्थ्य क्या है आपकी, कि वस्तु को तंतु को जब हम खींचते हैं तो वह कितना खींच सकता है, यही उसकी तनाव सामर्थ्य होती है। आठवां है आपका घर्षण प्रतिरोधकता। देखिए, वस्त्रों को जब हम धोते हैं तो उनको रगड़ना जरूरी होता है, ठीक है। वस्त्र तंतु घर्षण प्रतिरोधक होते हैं, वह आसानी से यहाँ पर धोए जा सकते हैं और इन पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। प्राकृतिक तंतु कपास में यह गुण होता है और कृत्रिम तंतु नायलॉन पॉलिएस्टर में यह गुण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि क्या कपास में घर्षण प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है, तो आपको आंसर होगा हाँ, कपास में घर्षण प्रतिरोधकता का गुण आपका होता है। इसके बाद में है आपका चमक। तो देखिए, कुछ तंतु स्वाभाविक रूप से ही चमकीले होते हैं। ऐसे तंतुओं को उत्तम माना जाता है। इनसे बने वस्त्र सुंदर, आकर्षक एवं लोकप्रिय होते हैं। 10 है आपका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने के लिए घुमा के क्वेश्चन जरूर देंगे, लेकिन इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही आपके अलग अलग हैं। इलास्टिसिटी क्या है, आपकी प्रत्यास्थता, ठीक है, और ये है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपका लचीलापन। तो जिन तंतुओं में पर्याप्त प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और तनाव सामर्थ्य पाई जाती है, वे तंतु पर्याप्त लचीले होते हैं और अपने इसी गुण के कारण वह किसी भी आकृति पर उपयुक्त रहते हैं। लचीलापन से आप समझ सकते हैं कि जो आपके कुछ वस्त्र होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो उन खिंचाव वाले होते हैं, ठीक है, खिंचाव वाले होते हैं। जैसे कि आपके होजरी के वस्त्र होते हैं, उनमें किसी को भी अलग अलग फिटिंग की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस कपड़े की आपकी लेगिंग्स बनाई जाती हैं, लेगिंग्स जो आप पहनते हैं वो जिस कपड़े की वो बनाई जाती हैं, तो उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो आप चाहे कोई भी बॉडी टाइप पहन लीजिए, वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन प्रत्यास्थता है आपकी इलास्टिसिटी। 11वां है फिर आपका अवशोषकता। तो अवशोषकता का अर्थ है नमी सोखने की क्षमता। देखिए, मैं इसको नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप फ्लेक्सिबिलिटी और जो आपका प्रत्यास्था इलास्टिसिटी है उनको एक चार्ट में अलग अलग जगह नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, और दोनों को एक साथ ही नोट कीजिएगा ताकि आप उनको कंपैरिजन कर सकें।
फिर है आपका अवशोषकता। तो अवशोषकता का अर्थ है आपका नमी सोखने की क्षमता। तो देखिए, जो वस्त्र सरलता से नमी सोख लेते हैं उन्हें हाइड्रोफिलिक, इम्पोर्टेंट है, जो वस्त्र सरलता से नमी सोख लेते हैं उनको हाइड्रोफिलिक, तथा जो वस्त्र सरलता से नमी नहीं सोख पाते उनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इनको इम्पोर्टेंट करके नोट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी। तो जो वस्त्र नमी सोख लेते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो वस्त्र नमी नहीं सोख पाते उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। दैनिक प्रयोग में हाइड्रोफिलिक वस्त्रों को ही अधिक पसंद किया जाता है। ये तो देखिए आप सभी को पता है कि जो वस्त्र आसानी से आपका पसीना सोख लें, नमी सोख लें, उन वस्त्रों को ही हम अपने दैनिक जीवन में अधिक प्रयोग करना पसंद करते हैं। और उन वस्त्रों को कैसे वस्त्र होते हैं जो नमी को सोख लेते हैं। इसके बाद में है आपका कोमलता। तो देखिए, कोमल तंतुओं से निर्मित वस्त्र कोमल तथा मुलायम होते हैं। कोमल तंतुओं से निर्मित वस्त्र कोमल तथा मुलायम होते हैं, जिनसे ओढ़ने, बिछाने तथा परिधान आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अगर तंतुओं में आपके कोमलता का गुण नहीं होगा तो क्या आप उनसे बने वस्त्र पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे। इसलिए तंतुओं में कोमलता का होना भी जरूरी है। इसके बाद में 12वां है आपका सरल धुलाई का गुण। देखिए, जिन वस्तुओं में सरल धुलाई का गुण होता है उन्हीं तंतुओं को उत्तम माना जाता है। यानी कि जो वस्त्र आसानी से धुले जा सकते हैं और आसानी से साफ किए जा सकते हैं उन्हीं को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा पसंद उन्हीं को हम लोग करते हैं। इसके बाद में है आपका विद्युत संवाहकता। देखिए, इस गुण के कारण वस्त्रों में विद्युत एकत्र नहीं होती तथा उन्हें धारण करना सुरक्षित माना जाता है। फिर है आपका ताप की संवाहकता। तो देखिए, ताप के अच्छे संवाहक तत्वों से निर्मित वस्त्रों को गर्म मौसम में तथा ताप के बुरे संवाहक तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को ठंडे मौसम में धारण करते हैं। ये आप सभी को पता है कि जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं, कॉटन के वस्त्र होते हैं, वो हमारे आपके ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, और जो ताप के बुरे संवाहक होते हैं वो होते हैं आपके गर्म वस्त्र यानी कि ऊनी वस्त्र। यहाँ आप लोग इमेज से भी देख सकते हैं, हो सकता है आपको इमेज देख करके ज़्यादा याद रहे, क्योंकि जो चीज़ें हम विजुअली देखते हैं वो हमारे ज़्यादा याद रहती हैं। तो देखिए, ये हैं आपके ताप के अच्छे संवाहक, जो कि आपके कॉटन के सूती वस्त्र होते हैं, और जो ताप के पूरे संवाहक हैं वे हैं आपके ऊन से बने वस्त्र, यानी कि जो वस्त्र हम सर्दियों में धारण करते हैं। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।